सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 10 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 1 माता का अचल पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री पूजन सहाय। पाठ फर्जी। माता का अचल पाठ के लेखक श्री पूजन सहाय हैं। यह देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जो सन 1926 में प्रकाशित हुई थी। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। यह आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है, जो बहुत ही मौलिक और प्रयोगधर्मी है, व्यवहारिक है। शिशु भोलानाथ का चरित्र इस कथानक का मूल बिंदु है। माता का अचल पाठ में ग्रामीण क्षेत्र और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र खींचा गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग भी इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़े ही आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। बाल मनोभावों को वर्णन करने के साथ साथ लेखक ने आज के समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 1 माता का अचल, श्री पूजन सहाय। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कठिन शब्दों के अर्थ। अचल अचल माने होता है गोद, आंचल। संग संग माने होता है साथ। तहाँ तहाँ माने होता है वहां। मृदंग मृदंग माने होता है ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र। आरंभ के इन पंक्तियों में लेखक श्री पूजन सहाय ने अपने पिता के मस्त व्यक्तित्व संकेत किया है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जहां लड़कों का साथ होता है वहां मृदंग बजता है, अर्थात मौज मस्ती रहती है। और जहां बूढ़े बुजुर्गों का साथ रहता है वहां खर्चे के लिए हमेशा हाथ तंग बना रहता है, परेशानी ही झेलनी पड़ती है। किंतु लेखक के पिता इसके विपरीत हैं। उनके पिता का साथ भी उनके लिए लड़कों के साथ जैसा मौज मस्ती से भरा हुआ ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे।
कुछ हंसकर, कुछ उजलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। तड़के, तड़के मन होता है प्रभात, सवेरा। निबट, निबट मन होता है शौच आदि करके निवृत्त होना। अंग लगना, अंग लगना मन होता है साथ लगना। नाता, नाता माने संबंध। भभूत, भभूत माने होता है राख। दिक करना, दिक करना माने होता है परेशान करना। झुझलाकर, झुझलाकर माने खींच होकर या खींच कर। लीलार, लीलार माने लाट या माथा। त्रिपुंड करना, त्रिपुंड करना माने होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। खुलना, खुलना माने चंचना। जटाएं, जटाएं माने बालों का जुड़कर रस्सी सा बन जाना। रमाने, रमाने माने लगाने, रचाने। खासे, खासे माने खास, अच्छे। बमभोला, बमभोला माने होता है भगवान शिव का रूप। इस गद्यांश में लेखक का उसके पिता से अत्यधिक लगाव एवं पूजा संस्कार का वर्णन हुआ है। लेखक के पिता प्रतिदिन जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक को अपने पिता से बचपन से ही अत्यधिक प्रेम था। माँ से केवल दूध पीने तक का संबंध था। पिता के साथ ही वे बैठक में सोया करते, उनके साथ ही उठते, पिता नहलाते, साथ ही पूजा पर बिठा लेते। पूजा की भभूत पिताजी उनके माथे पर लगा देते। पूजा की भभूत माथे पर लग जाने के बाद वे साक्षात भगवान शिव के समान लगते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। यहाँ भोलानाथ का परिचय दिया गया है। पिताजी बड़े प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते, जबकि उनका वास्तविक या असली नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। आईना, आईना माने होता है शीशा। निहारा, निहारा माने देखा। पोथी, पोथी माने किताब, ग्रंथ।
विराजमान, विराजमान मन होता है उपस्थित, चारा माने भोजन, चुका, डाल, डाल मन होता है टहनी। यहाँ लेखक का पिता के साथ गंगा के किनारे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए जाने का वर्णन हुआ है। जब बाबूजी रामायण पाठ करते, भोलानाथ आईने में अपना चेहरा देखा करते। पूजा पाठ करने के बाद बाबूजी राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की विधि के साथ बांध कर रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। भोलानाथ भी उनके कंधों पर बैठे रहते। जब वह गंगा में एक एक करके आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब खूब आनंद आता। लौटते समय पेड़ों की डालियों पर लेखक भोलानाथ को बाबूजी झूला झुलाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। शिथिल, शिथिल माने ढीला, पछाड़ना, पछाड़ना माने हराना, उतान पड़ना माने होता है पीठ के बल लेटना, चुम्मा, चुम्मा माने चुंबन, नोचना, नोचना माने जोर से खींचना। यहाँ भोलानाथ का पिता के संग खेले हुए खेल आदि का वर्णन हुआ है। लेखक के पिता लेखक के साथ बचपन में कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उससे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था तब पिता झूठ मूठ रोने लगते थे। बालक अपने पिता के झूठ मूठ का रोना रोते देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी।
वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कौवा थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहती हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चटकर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। चौका मन होता है भोजन बनाने का स्थान, यानी रसोई घर। फूल का कटोरा मन होता है शीशे का बना कटोरा। गोरस मन दूध, भात मन चावल। सान कर माने गूंथ कर या मिलाकर। अफर जाना माने होता है भूल जाना, भर पेट से अधिक खाना। हट माने जिद। 4-4 दाने माने होता है थोड़े से दाने। कौर में टुकड़ा। भरमुंह माने होता है पूरी तरह मुंह में भरकर। ठौर माने जगह। मर्दू माने नर आदमी। महतारी माने माता। काठ माने लकड़ी। इस गद्यांश में लेखक का पिता के साथ लाड़ प्यार से भोजन करने तथा उनके प्रति माता के स्नेह का वर्णन हुआ है। लेखक हंसते खेलते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया फिर से खिलाने की जिद करती। वह कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। आप मर्दवे बच्चों को खिलाना क्या जाने, बच्चों का पेट तो महतारी के हाथों खाने से ही भरता है। तब माँ दही भात सानकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर उसे खिलाती चली जाती थी। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, और वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लटकू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। एक चुल्लू मन होता है जरा सा। कड़वा तेल माने सरसों का तेल। बिगड़ना माने क्रोध में आना। बोथना माने सराबोर करना, लथपथ करना। उबटना माने उपटन लगाना। सिसकते हुए मन होता है हिचकी भरते हुए। बाट जोहना माने प्रतीक्षा करना। झुंड माने समूह। हमजोली माने साथी। दल माने समूह। तमाशे करना माने खेल करना।
यहाँ माँ का भोलानाथ को बलपूर्वक सजाने संवारने तथा बालक भोलानाथ का अपने साथियों के साथ खेल तमाशे करने का वर्णन हुआ है। जब कभी माँ भोलानाथ को अचानक पकड़ लेती तब वे उनके सिर में सरसों का तेल डाल देती, नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगा चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। भोलानाथ पूरे कन्हैया बनकर रोते सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। बाहर आते ही मित्रों का झुंड प्रतीक्षा करता मिलता। बाबूजी की गोद से उतर भोलानाथ लड़कों के झुंड में शामिल हो जाते। सभी मित्र खेलने लगते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीनम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़ों की बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गुरुपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग योनार तैयार करते थे। हम ही लोग योनार करते और हम ही लोगों की योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिंगने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कठिन शब्दों के अर्थ। रंगमंच। रंगमंच माने होता है जहाँ नाटक खेला जाता है, नाटक खेलने का मंच। सरकंडा। सरकंडा माने एक तरह की नुकीली घास। चंदोवा। चंदोवा माने छोटा सामियाना। चिलम। चिलम माने हुक्के का ऊपरी गोल भाग। खोचा। खोचा माने ढांचा। ढेला। ढेला माने मिट्टी का लोंदा। बतासा। बतासा माने खाड़ की बनी मिठाई। ठीकरा। ठीकरा माने मिट्टी का टुकड़ा। घरौदा। घरौदा माने रहने का स्थान। धूल। धूल माने मिट्टी। मेड़। मेड़ माने ऊंची उठी हुई मिट्टी। मुहड़े। मुहड़े माने ऊपरी गोल मुंह। आचमनी। आचमनी में होता है आचमन या पीने के काम आने वाला चम्मच जैसा बर्तन। कलछी। कलछी माने परोसने या चलाने वाला बर्तन। ज्योनार माने भोज, दावत। वक्त माने पकती। पाक माने पकती। जीवना। जीवना माने खाना या भोजन करना। लोट पोट होना। लोट पोट होना माने हंस हंस कर दोहरे होना, बहुत प्रसन्न होना। भोज माने भोजन। भोलानाथ। भोलानाथ माने सीढ़ी। बालक भोलानाथ तथा उनके साथियों का तरह तरह के खेल खेलने और तमाशे करने का वर्णन हुआ है।
सोते सिसकते हुए जब उसे अपने साथियों का झुंड खड़ा मिल जाता था तो वह उनके साथ खेल तमाशा करने लगता था। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का सामियाना लगाते थे। ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिठाइयाँ बनती थी। इन मिठाइयों के वे ही ग्राहक और वही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती थी। पानी, धूल और बालू को मिलाकर भोजन तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती। फिर सभी एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठते। पंगत के अंत में पिताजी भी भोजन करने बैठ जाते। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वे लोट-पोट होकर पूछा करते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अर्थात पिताजी भोलानाथ और उनके साथियों के खेल तमाशों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो व्याख्यान में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ के शेष भाग